एवरी सर डक्ट। इसमें बहुत सारे बताओ। नाम दिया हुआ ना, रेटिटेस्टिन, वासा एफ्रेंशिया, अच्छा वो एपिडाइडमिस, ये। वो बस देखो क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का काम है फॉर्मेशन, बाकी बात जो भी है बस वो वहां से मूव ही कराएगा। ठीक है। मेनली अगर स्पर्म डक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो है भाषा डिफरेंशिया, जो कि ट्रैवलिंग आई मीन उसको मूव करा के लेके चला जाता है, बाकी बात को स्टोर करता है क्योंकि कंसंट्रेशन भी उसको बढ़ाना है उसको। ठीक है। तो रेटिटेस्टिस, एपिडाइडमिस, ये सब क्या है, बहुत क्लोज क्वाइल्ड है, जो एक साथ ही तुमको नजर आएगा, बहुत क्लोजली दोनों का मतलब ज्वाइनिंग होता है। तो स्टोर एंड मूवमेंट यही दोनों का काम है, जितना भी डक्ट सारा है, और कुछ इसमें होगा नहीं। ठीक है। और डक्ट के आसपास जो भी, क्योंकि 3 ग्लैंड तो हम बता ही हैं, एक्सेसरी ग्लैंड, तो ग्लैंड का अलग काम है सेक्रेशन करना, बट डक्ट स्टोर एंड मूवमेंट आई मीन फॉरवर्डिंग कराना या फिर आगे लेके जाना, बस। ठीक है। तो ग्लैंड पेनिस हाँ, क्या होता है? ग्लैंड पेनिस क्या होता है, जैसे देखो पेनिस जो होता है ना, वो पेनिस एक इजैकुलेटरी डक्ट है, तो पेनिस फुल्ली एक स्किन से कवर्ड होता है। ठीक है। तो टिप पे आई मीन पेनिस का टिप पे जो है वो स्किन पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होता है, तो वो जो विदाउट कवर ऑफ स्किन होगा तो उसको हम लोग ग्लास पेनिस बोलेंगे। मतलब अगर फुल्ली तरह स्किन से कवर्ड है तो हम लोग उसको कंप्लीट पेनिस बोलते हैं। उसी में से एक मतलब टर्मिनल पार्ट बोल सकते हैं या प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो है स्किन वहां पे कवर नहीं है, वहां स्किन वहां से हट सकता है, उस जो पार्ट है वो अनकवर्ड पार्ट है, उसी को ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है। तो फीमेल और हाँ सेमिनल प्लाज्मा एक ही है क्या? हाँ, सीमन और वो एक ही है। ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा या सीमन एक ही है। और कुछ नहीं सर। हाँ सर। हो गया ना? हाँ हाँ, पूछो। सर ये जो फॉलिकुलर सेल जब मैच्योर हो जाता है तो कितना मतलब अमाउंट ऑफ गैमेट बनता है? एक ही बनेगा, देखो जैसे ओवरी होता है ना, तो ओवरी के अंदर में 3-4, ठीक है, हर एक मंथ जो हम लोग बोलते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओवुलेशन होता है, 3-4 फॉलिकल एक साथ वहां पे रिलीज होता है, बट उसमें से कोई एक ही गैमेट आई मीन एक ही जो है वो फॉलिकुलर सेल वो मेच्योर होके ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। इसके कारण वो एक ही तो ओवा वो को रिलीज नहीं। करता है। हाँ, देखो एक चीज ध्यान रखना कि फीमेल बॉडी में जब गैमेट बनेगा तो हर एक मंथ एक ही गैमेट बनता है। ठीक है। एक और चीज ध्यान देना कि ये जो गैमेट बनने का प्रोसेस है वो अल्टरनेट है, क्योंकि ओवरी तो वन पेयर है, 2 ओवरी है ना, एक ओवरी है तुम्हारा इधर, एक इधर, दोनों साइड में है। लेकिन अगर मान लो एक मंथ इधर होगा, मान लो एक मंथ इधर ओवरी एक्टिव है तो दूसरे मंथ इधर से, अल्टरनेट मैनर में ये होता है गैमेट का फॉर्मेशन, और ओनली वन गैमेट ही फॉर्म करेगा ईच मंथ। ठीक है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा अगर गैमेट का प्रोडक्शन हो जाएगा, स्पर्म तो बहुत सारा है ना, हम क्या बताए थे 200 से 300 मिलियन स्पर्म है। ठीक है। इतना स्पर्म है, सोचो। और फिर अगर गैमेट इधर से भी निकल गया इधर से भी निकल गया तो दोनों साइड फ्यूज कर जाएगा ना। ठीक है। तो वहां पे हमेशा जुड़वा बच्चा आई मीन 2 बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही बच्चा आई मीन एक चाइल्ड जो है एक ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है। ठीक है। क्योंकि हर एक मतलब एक ओवरी एक मंथ में, मान लो फर्स्ट मंथ में ये ओवरी एक्टिव था तो यहाँ से गैमेट निकला, सेकेंड मंथ ये वाला ओवरी एक्टिव होगा तो यहाँ से गैमेट निकलेगा। ठीक है। वो अल्टरनेट मैनर में निकलता है, इसको ध्यान रखना। और एक फॉलिकुलर सेल एक ही ओवा को रिलीज कर सकता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। और पूरे लाइफ में आई मीन पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में बोला गया है, अप्रोक्सीमेशन है, ये भी अप्रोक्स है कि 400 एग को ही डेवलप कर सकती है एक फीमेल। ठीक है। 400 एग, मेच्योर एग जो बोलते हैं ओवा, वो 400 पूरे रिप्रोडक्टिव अपना लाइफ में होता है ऐसा, बस। ठीक है। और मेल का क्या है कि एक टाइम पे एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन सेल्स को या गैमेट को रिलीज कर सकता है। आप समझे? यस सर। हाँ। तो ओवेरियन तो स्ट्रोमा क्या होता है?
ओवेरियन स्ट्रोमा वो ओवेरियन का पार्ट हो गया, कैविटी हो गया अंदर का, ठीक है। और स्ट्रोमा का भी दो पार्ट होता, दो जोन होता है। तो एनसीईआरटी में और है? इनर मेडुला। यस सर। एनसीईआरटी, हाँ हाँ, वो ओवरी का जो स्ट्रक्चर दिखाया होगा वो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ओवरी का हम एक्चुअली, सॉरी, ओवरी का स्ट्रक्चर हम बस फिगर बना के हाँ नहीं दिखाया है सर। फिगर अच्छा फिगर नहीं हाँ दिया। है, नहीं दिया ना, बट होता है ऐसा, ठीक है ना। ओवरी का स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो उसमें है, उसमें दिखेगा तुमको, कॉर्टेक्स रीजन दिख जाएगा, फिर तुम्हारा इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम दिखेगा, विसरल पेरिटोनियम दिखेगा, मैच्योर फॉलिकल, सब उसमें दिखता है, तो वो है पार्ट उसमें स्ट्रोमा का, ठीक है। और पूछो, और कुछ? नहीं सर, हो गया। नहीं ना, एक्चुअली ओवरी का जो है ना सर हम प्रोलिफरेशन क्या होता है? हैं? सर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन, हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो हम प्रोलिफरेटिव फेज होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड करना या मैच्योर करना, ठीक है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकुलर फेज है ना, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो 14 से 4 से 14 डेज के बीच में जो फेज लिखे थे फॉलिक, उसी को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव फेज। तो इस फेज में क्या होता है कि फॉलिकुलर सेल मैच्योर होके वो ओवा का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवाइड करना, मैच्योर करना, मैच्योरेशन फेज को बोलते हैं, ठीक है। और बताओ, और कुछ? देखो ल्यूटियल फेज में सिक्रेटरी फेज भी कभी कभी लिखा होगा, तो ल्यूटियल फेज मतलब वही है जो है, तो उसका नाम है 2-3, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ? बोलो। आगे बढ़े, इसमें और कुछ पूछना है? नो सर। आगे बढ़े, देखो पिछले क्लास हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, तो फर्टिलाइजेशन में एंजाइम्स वगैरह याद रखना, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन, कौन सा एंजाइम होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में जो जोनोपैलिसिडा को ब्रेक करता है, बताओ? हाइलुरोनिडेज। हाँ हाइल्यूरोनिडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उसमें कुछ फिगर है, सबसे पहले फिगर समझ लो, उसके बाद हम लोग उसी पे पूरा है। देखो एक चीज यहाँ पे टर्म आएगा तुम्हारे सामने, एक होता है माइटोसिस प्रोसेस, ये तो सब समझते हो। क्लीवेज बता सकते हो क्या होता है, व्हाट इज क्लीवेज? क्योंकि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट क्लीवेज ही प्रोसेस होता है, माइटोसिस नहीं होगा वहां पे, वहां पे क्लीवेज टर्म देता है कि क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। दोनों का, जैसे मान लो माइटोसिस में भी डिवीजन होता है, डिवाइड करता है, इसमें भी डिवाइड करेगा, इसमें भी डिवाइड करेगा, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि ये माइटोसिस है ये क्लीवेज है? The mitotic division start as the zygote moves through the isthmus to the oviduct. हाँ ठीक है, तुम्हारे हिसाब से कि एग आया, स्पर्म आया, दोनों फ्यूज किया, यहाँ पे हुआ जाइगोट, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट था। क्लीवेज माइटोटिक का कहने का क्या मतलब, या क्लीवेज डिवीजन का मतलब क्या, ये पहले बता दो तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट क्लीवेज ही होता है, वहां माइटोसिस हम लिख सकते हैं, ठीक है, बट वहां माइटोसिस नहीं यूज करते, वहां क्लीवेज वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बताओ।
इसके बारे में नहीं पता? चलो तुम लोग एक चीज बताते हैं, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, ये सेल है तो ये पूरा डिवाइड किया, तो इसमें क्या होता है ना, साइज का डिफरेंस है। जैसे मान लो साइज, इसमें सिमिलर साइज तुमको दिख जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, माइटोसिस में। लेकिन क्लीवेज जब होगा ना, तो क्लीवेज में साइज जैसे जैसे मान लो ये सेल है, डिवाइड हुआ, ये छोटा होता गया, फिर ये डिवाइड हुआ, ये छोटा होता गया, फिर ये डिवाइड हुआ, छोटा होता गया। मतलब कि क्लीवेज में है, साइज धीरे धीरे डिवाइड करेगा, साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइटोसिस में सेल का साइज छोटा नहीं होता है। यहाँ पे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो मैकेनिज्म है वो क्लीवेज का ही है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि जायगोट बनाए, आई मीन 24 आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, आई मीन 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो पहला दिन जायगोट बना, ठीक है, वो डिवाइड किया। तो डिवाइड करने में क्या होता है कि जैसे मान लो 2 सेल है, ये 4 सेल बना दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि डिवाइड होते ही सेल का जो साइज है वो छोटा होते गया, ठीक है। तब एक टाइम पे वो क्लस्टर ऑफ सेल बनता है, ठीक है। तो क्लीवेज का मतलब समझ लेना, आई मीन समझो कि डिवाइड हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, समझे। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्लीवेज ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइकोट को क्लीवेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है समझना, हम फिगर के थ्रू समझा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ सबसे पहले हम जाइगोट बनाएंगे, पॉलर बॉडी यहाँ है, और ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अब ये जब क्लीवेज होगा तो ये 4 सेल में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जब ये 4 सेल में डिवीजन करता है तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये फर्दर जब 4 है, क्योंकि यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा दोनों है, ये 2 सेल्ड स्टेज है और ये 4 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है ये माइटोटिक क्लीवेज करके ये बना देगा क्या, 4 सेल्ड स्टेज, जिसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस आएगा, 4 से फिर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ये 8 सेल में डिवाइड कर गया, ठीक है। 8 सेल्ड स्टेज, समझे। 8 सेल के बाद ये अल्टीमेटली अभी तक ये ब्लास्टोमियर ही है, जब तक ये यहाँ 16 सेल्ड नहीं हो जाएगा, 16 सेल्ड स्टेज, तब तक ये ब्लास्टोमियर ही रहेगा। चलो इसमें 16 सेल हम समझ जाते हैं, इसमें तो बन पाएगा नहीं, बट हम इसको 16 सेल मान रहे हैं, ठीक है। ये 16 सेल स्टेज हो गया, और ये ऊपर वाला लेयर जो है लेबल्ड यही रहेगा, ठीक है। तो पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 16 हुआ, 16 के सॉरी 2 था, 4 था, और फिर ये 8 हो गया, ठीक है। 8 तक ये जो है वो 8 तक यहाँ मॉरुला सॉरी ब्लास्टोमियर दिख रहा है, यहाँ पे ये भी ब्लास्टोमियर जाएगा, और 8 के बाद 16 भी जो है, 16 भी ब्लास्टोमियर ही जाएगा, ब्लास्टोमियर स्टेज, यहाँ तक जाएगा ब्लास्टोमियर। 16 के बाद जब और ये फर्दर डिवीजन होता है, आई मीन 32 हो गया, उसके बाद 64 हो जाएगा, तो उस स्टेज को हम लोग बोल देंगे क्या, तो वहां पे उसको बोलेंगे मॉरुला, क्या बोलेंगे, मॉरुला, ठीक है। 32 से 62 तक जब चला जाएगा, इसको सेल्ड स्टेज हम लिख रहे हैं, ठीक है, फिगर नहीं बना रहे, डायरेक्टली हम नंबर लिख रहे हैं। तो ये जब चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉरुला, ठीक है। उसके बाद जब
ये धीरे धीरे और डिवीजन होगा, तो अल्टीमेटली ये एक फॉर्म बनाएगा, आई मीन एक क्लस्टर ऑफ सेल। देखो यहाँ इधर बना रहे हैं, ध्यान से देना, देखना है इसमें, ठीक है, जिसमें एक साइड में सेल आ जाएगा, इस तरह से क्लस्टर ऑफ सेल बन जाएगा, क्लस्टर ऑफ सेल, ठीक है, और एक साइड जो है वो खाली रहेगा। देखो ये जो है ये स्पेस पूरा खाली है, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम लोग अल्टीमेटली बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसको क्या, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में हम क्या देखें कि एक तरफ क्लस्टर ऑफ सेल है, एक तरफ एम्प्टी स्पेस है। एक्चुअली इसका भी नाम है, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है इसका नाम दिया गया है इनर सेल मास, इनर सेल मास। और इसका जो लेयर होता है इसको बोला गया है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोले हैं? ट्रोफोब्लास्ट। पहले था जोना पैलुसिडा, ठीक है, ध्यान देना, ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेज तक, जब 64 तक हम गए तो वो मॉरुला। पहले देखो एक और चीज ध्यान देना, ब्लास्टोमेयर को ब्लास्टुला स्टेज भी बोलते हैं यहाँ तक, 4 स्टेज तक। उसके बाद जब पांचवा में जाएगा तो मॉरुला आ जाएगा। मॉरुला के बाद अल्टीमेटली जब इस स्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि और ज्यादा क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। इस क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद जब बहुत सारा सेल बनेगा, और बहुत सारा सेल बनने के बाद वो एक साइड में चला जाएगा, तो इस फॉर्म को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो तुम्हारा क्या है? एक तरह का एम्ब्रायो है। ये एम्ब्रायो बन गया। इसके अंदर में क्या क्या होता है समझो। सबसे पहले इनर सेल मास बोले, ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट बोले, और ये जो कैविटी है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील ये जो फॉर्म है ये तुम्हारा, क्योंकि देखो इसमें जो ऊपर लेयर में जोना पैलुसिडा होता है वो ब्रेक करके ट्रोफोब्लास्ट में चला जाता है, मगर ये जो है डिवाइड करके वो एक साइड में चला जाएगा। और एक साइड में जाने के बाद एक जो कैविटी है ब्लास्टोसील इसको बोलेंगे, और ये सेल को इनर सेल मास बोलेंगे। अब देखो, अब ये जो है अल्टीमेटली एम्ब्रायो बन गया। अब ये जो स्टेज है ये इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है, ठीक है। तो हम लोग ये जो स्टेज जो भी हो रहा है, जैसे जाइगोट हुआ, जाइगोट तो एक दिन में हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा उसके बाद फिर जाइगोट जब फर्स्ट डे 24 घंटे में फर्टिलाइज होकर जो जाइगोट बना, अगले फिर वो डिवीजन करते 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 वो इतना ज्यादा डिवीजन वो एक दिन में कर लेता है। कहने का मतलब वो 16 तक आते आते वो दूसरा दिन, आई मीन पहला दिन जाइगोट बना, पहला दिन के बाद जो दूसरा दिन होगा वो 16 सेल तक आ जाएगा, मतलब ब्लास्टोमेयर स्टेज में सेकंड डे में। जब थर्ड आएगा, थर्ड 3 डे में मॉरुला चला जाएगा, और चौथा में चल जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, चौथा में चल जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे टाइम लगाएगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट चौथा से पांचवा दिन में ये बन जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बता रहे हैं, जिस दिन फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जो डे है, 5 दिन तक, 5 डेज लग जाएगा इसको ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होने में। लेकिन फॉर्मेशन होने के बाद ये और ज्यादा डिवीजन वहां पे होता है, तो अल्टीमेटली 2 दिन तक और वहां पे रहता है। इम्प्लांट अभी नहीं हुआ है, तो आफ्टर 7 डेज फर्टिलाइजेशन, 7 डेज के फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस करता है। हम क्या बताएं कि डिवीजन जाइगोट बनने के बाद अगला 4 से 5 दिन तक इसको इस फॉर्म में आने में लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब इस फॉर्म में आ जाता है तो अल्टीमेटली वो और डिवाइड करता है, क्योंकि इसको जर्मिनल लेयर बनाना होता है। जब तक जर्मिनल लेयर नहीं बनाएगा तब तक वो अटैच नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ही ये आई मीन अप्रोक्स 7 to 8 डेज हो गया, ये फॉर्म हो गया, अब ये स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लांट करता है। और इसी प्रोसेस को आई मीन यही स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में यहाँ पे एज ए एम्ब्रायो लेते हैं, और ये अटैच्ड होता है। तो जो अटैच्ड वाला प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन प्रोसेस। समझे? यहाँ पे समझ में आया? कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इसको फिगर बना लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5वां स्टेज, ये छठा,
ठीक है, डेज वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, बस इसको ये फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब जब इस स्टेज में आएगा तो ये यूट्राइन वॉल के पास आ जाता है, ठीक है, इसको तुम बना लो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टॉपिक देके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टॉपिक देके ये फिगर बनाओ और इसका नाम भी लिख लेना। 16 सेल्स तक याद रखना, ब्लास्टोमियर बोलते हैं या फिर ब्लास्टुला भी बोलते हैं इसको, ब्लास्टुला स्टेज। उसके बाद फिर आ जाता है तुम्हारा मॉरुला, मॉरुला के बाद यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो स्टेज है ना इसको गैस्ट्रुला भी बोलते हैं, बट यहाँ ब्लास्टोसिस्ट लिखो, नाम याद रखना, ठीक है। सर एक्टोजिक प्रेगनेंसी क्या होता है? सर एक्टोजिक प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी समझ नहीं आ रहा कौन सा? ओके सर, हम आपको मैं ये बता रहे स्पेलिंग की। हाँ हाँ सर ECTOPIC। हाँ, क्या क्या बोले थे? स्पेलिंग बोलो तो। हेलो। ECTOPIC। अच्छा, एक टॉपिक। यस सर। सर जैसे उसमें दिखाया था कि वो यूट्रस में आने से पहले ही एक फैलोपियन ट्यूब में बना हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो सर उसमें होता क्या है? एक टॉपिक, एक सेकेंड, एक टॉपिक जो है ना फॉलोपियन ट्यूब में वो ग्रोथ करना एक्चुअली स्टार्ट कर देता है, इसीलिए, ठीक है। मतलब वो मतलब यूट्रस में आने से पहले ही वो ये मतलब बेबी ग्रो करने लगता है। एक्चुअली क्या है ना कि एक टॉपिक मतलब देखो हम बताते हैं। एक टॉपिक कहने का मतलब है कि यूटेरस के आउटसाइड अगर वो इम्प्लांट कर गया, ठीक है, तो इम्प्लांट कर गया मतलब देखो जैसे इम्प्लांटेशन का क्या मतलब रीजन है, वो यूट्राइन वॉल। बट अगर यूट्राइन वॉल जो है
यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट नहीं हुआ और यूट्राइन वॉल के आउटसाइड में हो गया, तो इसी को बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। लेकिन इसमें ज्यादा टाइम तक वो सही नहीं होता है, मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरी चाइल्ड वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टॉपिक इसमें एक और चीज होता है कि अगर उसको आउटसाइड अगर है वो और उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाद में वो डैमेज वगैरह करना स्टार्ट करता है, तो इस टाइम पे उसको हटाना ही सही होता है, ठीक है। तो उसको हटा सकते हैं, एक टॉपिक प्रेगनेंसी यही होता है, समझ गए? यस सर। हाँ, नोट कर लिया इसको? यस सर। यस सर। इसका टॉपिक एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और इसमें क्लीवेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रैपिड माइटोटिक जो डिवीजन होता है उसको क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज का एग्जैक्ट मीनिंग समझा ही दिए कि डिवाइड करेगा, सेल छोटा हो जाएगा। तो ये स्टेज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट आ गया, तो ब्लास्टोसिस्ट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ 7 डेज, मतलब 7 डेज के फर्टिलाइजेशन के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। देखो ब्लास्टोसिस्ट में ही जैसे तुम लोग को इसके पहले हम हार्मोन बताए थे, ठीक है। हार्मोन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हार्मोन है, सॉरी, वैसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन था? प्रोजेस्टेरॉन था। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज कैसे होगा, तो उसके लिए भी इसी में है। हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम बता रहे हैं। मिटा दें पूरा, ये वाला बनाए ना, इसको ध्यान रखना। देखो क्योंकि इनर सेल मास जो है यही इम्ब्रायो बनता है, इसको ध्यान रखना। प्रिकर्सर ऑफ चाइल्ड भी बोलते हैं इसको, या ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। इनर सेल मास है। ट्रोफोब्लास्ट किसका जोना पर जाके ब्रेकडाउन के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मेशन करता है, वो एक लेयर है, ठीक है। और ये ब्लास्टोसील है, क्योंकि ब्लास्टोसील रहेगा तो वहाँ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे वहाँ फॉर्म करेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। अच्छा, फिलहाल एक चीज और बता दो कि इनर सेल मास तो ठीक है, लेकिन इनर सेल मास को फिलहाल अभी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता होगा? यहाँ पे फ्लूइड तो है नहीं, तो कौन प्रोवाइड करता है? तो ये याद रखना, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट मेनली क्या करता है इस टाइम पे? न्यूट्रिशन का काम ट्रोफोब्लास्ट का है, जो कि एम्ब्रायो या इनर सेल मास को हम लोग न्यूट्रिशन जहाँ चाहिए होगा तो ट्रोफोब्लास्ट उसको देगा। उसके अलावा देखो, जब इम्प्लांटेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होने के लिए कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन ऐसे होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। हम तुम लोग को जो फिगर समझा रहे हैं समझना, ये हमारा क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये हमारा वॉल है, ठीक है। ये हमारा मान लो यूट्राइन वॉल है। तो अटैचमेंट जो है यहीं पे प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये मान लो ब्लास्टोसिस्ट है, तो इसमें जो एक फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन निकला, एक तरह का कॉरियन लेयर होता है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ना, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर हम बोले, वो लेयर जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर का भी डेवलपमेंट करता है, जिसको बोलते हैं एमनियन लेयर, ठीक है। दूसरा होता है कॉरियन लेयर और तीसरा होता है प्लेसेंटल लेयर। ये तीनों यही बनाता है, ठीक है। अब ये लेयर का काम होता है कि फर्दर, क्योंकि प्लेसेंटल लेयर नहीं बनाएगा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा नहीं। कोरियन और एमनियन ये दोनों लेयर, कोरियन लेयर क्या करता है, जब ये बनाएगा तो बोले ना ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये इम्प्लांट कर गया, ठीक है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
अब उसके बाद इसमें फ्लूइड भी होता है, बट फ्लूइड से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इसमें जो हार्मोन है, जो भी हम बताएं कि प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये कौन मेंटेन करता है। तो जैसा ही इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, जब तक इम्प्लांट नहीं हुआ तब तक प्रेगनेंसी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंसीवनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसीव होना ही बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए एम्ब्रायो बना, आई मीन जो भी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ और इम्प्लांट नहीं हुआ, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं कहलाती है। टेक्निकली यही चीज है, ठीक है। तो जैसा ही इम्प्लांट होता है तो यहाँ पे एक एचसीजी हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कॉरियन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये करता क्या, ये जस्ट लाइक एलएच मतलब याद रखो, जो एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, और एलएच का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करना, ठीक है। तो यहाँ तो एलएच नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंटेरियर पिट्यूटरी का अब ज्यादा वहां पे फंक्शनिंग होगा नहीं। तो जैसे प्रेगनेंसी आई मीन इम्प्लांटेशन होता है, वो जो लेयर होता है वहां पे एचसीजी रिलीज करता है, और वो एचसीजी का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके रखना, ठीक है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम का जो हार्मोन है वो बहुत अलग है। जैसे एक एचसीजी पढ़े, रिलैक्सिन भी है, प्रोलैक्टिन भी है, कुछ और हार्मोन है, बट अभी फिलहाल के लिए क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम पे एचसीजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर एचसीजी नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल नहीं हो पाएगा मेंटेन, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल नहीं हो पाएगा तो जो प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस है, जो वॉल वगैरह का फॉर्मेशन आई मीन मेंटेनेंस होता है, वो नहीं होता, क्योंकि अटैचमेंट के बाद भी वॉल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉल सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बना के रख के ही हो सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन को लेवल को अगर बना के रखना है, ये एचसीजी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज देखे, ब्लास्टोसिस्ट में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लेयर होता है, और साथ साथ में एक तरह का वो एचसीजी भी रोल करता है इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है। क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन के बाद ये रोल नहीं आई मीन एचसीजी नहीं रिलीज होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। समझ आ गया इसमें, ठीक है। ये था तुम्हारा एचसीजी का। अब देखो एक और चीज तुमको बताते हैं कि जैसे ही आई मीन जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया तो हम क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो आई मीन प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एचसीजी होता है, ठीक है, एचसीजी प्रोजेस्टेरॉन आई मीन कहने का मतलब प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करके उसका लेवल को मेंटेन किया। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन ही जो होता है ना, जैसे हम ये फिगर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये यूट्राइन कैविटी है। तो यूट्राइन कैविटी जो होता है उस टाइम जब एम्ब्रायो हो गया तो यहाँ पे एक म्यूकस का कवरिंग बनाया जाता है, आई मीन इसको ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस का कवरिंग होता है वो भी एचसीजी के ही हेल्प से होता है, और एचसीजी में क्या, प्रोजेस्टेरॉन के हेल्प से। समझ में आया, बोलो फिर से एक बार बताएं कि समझ गए। हम क्या बताए कि इम्प्लांटेशन के बाद एचसीजी एक रिलीज होता है, एक हार्मोन जिसको हम लोग ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, वो मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन के मेंटेन होने के कारण ये जो वॉल लेयर है ये जो है ये मेंटेन होता है। उसके अलावा कि जब ये धीरे धीरे बड़ा आई मीन डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो सर्विक्स के पास यहाँ पे जो एक लेयर बनाता है म्यूकस का लेयर, वो भी एचसीजी मतलब प्रोजेस्टेरॉन ही वो प्रोवाइड करता है। वो तब तक वो बना के रखेगा जब तक कि वो बेबी मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो इस यहाँ पे एम्ब्रायोनिक लेयर बनेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्लूइड वगैरह भी होता है, तो फ्लूइड जो है वो बाहर ना चला जाए, इसके लिए एक म्यूकस का लेयर बनता है, ठीक है ना। जब ये एम्ब्रायो फुल्ली ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मैच्योर जैसे ही होगा तो ये जो लेयर है ये ब्रेक करके यहाँ से फ्लूइड का रिलीजिंग स्टार्ट होता है, जो एक पहला साइन यही है कि हाँ अब जो है बेबी बाहर आने वाला है, मतलब पार्टिशन का जो एक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये भी क्योंकि अगर मान लो फ्लूइड डेवलपमेंट के टाइम पे फ्लूइड नहीं रहा तो उसका बहुत ज्यादा साइड आई मीन क्या डैमेज बहुत कर देगा। कहने का अगर अंदर का पार्ट सूख गया ना तो एम्ब्रायोनिक का जो डेवलपमेंट है या फीटल का जो डेवलपमेंट है वो वहां पे रुक जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है
कि प्रेगनेंसी चालू है, आई मीन अभी वो प्रेगनेंसी पीरियड है वो चालू है, 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ होते होते क्या होता है, कभी कभी किसी फीमेल के साथ ये बैग ब्रेक कर गया तो फ्लूइड बाहर रिलीजिंग होने लगता है। तो उस टाइम पे जो है ना जो केस है वो क्रिटिकल है, बोलते हैं ना क्रिटिकल केस होने लगता है, क्योंकि अंदर का फ्लूइड धीरे धीरे बाहर हो जाएगा तो अंदर का एनवायरमेंट ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण ये जो इसका डेवलपमेंट है वहां पे डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्या, वो मतलब खराब ही कर जाएगा, करके पूरा एम्ब्रायो को वो डैमेज कर देगा, मतलब फीटल लाइफ को खराब कर देता है। तो उस टाइम पे फिर अलग अलग ट्रीटमेंट है, सीजरियन वगैरह करके उसका ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि इम्प्लांटेशन के बाद एचसीजी का क्या रोल है, यही है तुम्हारे सामने, ठीक है। एचसीजी का जो रोल है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है, उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के कारण ही यहाँ पे सर्विक्स का एक जो लेयर है म्यूकस का वो बन जाता है, ठीक है, जो कि लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर में एम्ब्रायो डेवलप करना स्टार्ट करता है। यहाँ तक समझ गए ना? बोलो। सर वो थर्ड लेयर का स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड लेयर सर ट्रोपोब्लास्ट का प्लेसेंटल लेयर। अच्छा, वो एमनियोन है, कॉरियन और प्लेसेंटल लेयर है, वो प्लेसेंटा एक लेयर, ओके मतलब प्लेसेंटल लेयर क्या है, एक तरह का पार्ट ऑफ प्लेसेंटा हम लोग उसको बोल सकते हैं, और क्या, ठीक है। सर ये एचसीजी रिलीज कहाँ से होता है, तो कौन सा ग्लैंड से? ग्लैंड वहां नहीं रहता है, वहां पे एक तरह का क्या बोलेंगे वही एक जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से ये रिलीज होता है। ट्रोफोब्लास्ट में है ना कॉरियन लेयर, वही है। ओके। अब हम लोग आगे बढ़े। बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा जो है कभी कभी एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और वो हाँ, क्योंकि देखो जैसे मतलब प्रेगनेंसी बोले ना हम, ठीक है, तो प्रेगनेंसी कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इम्प्लांट, देखो इम्प्लांटेशन की बात बोल रहे हैं, अभी हम प्लेसेंटा का बात किए ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ध्यान देना, यहाँ पे जो एचसीजी है ये एचसीजी ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज हो रहा है, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर एचसीजी को रिलीज नहीं करेगा तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, और ये मेंटेन नहीं होगा तो ये जो मैकेनिज्म है ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, याद रखो, कॉर्पस ल्यूटियम का काम था प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाना ताकि यूट्राइन वॉल का फॉर्मेशन हो पाए, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट है वो तो खत्म हो जाएगा ना, वहां तो गैमेट बनेगा नहीं, तो यहाँ के लिए तो चाहिए प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ के लिए क्या करता है, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से ही एचसीजी का रिलीज कर देता है, और ये एचसीजी जस्ट लाइक एलएच काम करता है, और एलएच का काम था प्रोजेस्टेरोन, तो यही अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करता है। और दूसरा ये सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है उसको म्यूकस लेयर से एक तरह से प्लग कर देता है, एक तरह से उसको बंद कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रेगनेंसी अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में सबसे पहला जो है वो बनेगा प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्यों इंपॉर्टेंट है ये तुम लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है टू मदर एंड फीटस, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन है तो गैसेस वगैरह चाहिए, रेस्पिरेटरी गैसेस, और फिर वेस्ट मटेरियल है तो उसको निकालना चाहिए, सब जो एक्सचेंजिंग का काम है वो कौन करेगा, तो प्लेसेंटा करेगा। तो प्लेसेंटा में भी जो है वहां पे बनता जब है प्लेसेंटा, तो वहां पे एक विली प्रेजेंट है जिसको कॉरियोनिक विली बोलते हैं। जब कॉरियोनिक विली, क्योंकि फीटल का अभी हम वही बताने वाले हैं, बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना, इसको समझे, एचसीजी कहाँ से, यहाँ ट्रोफोब्लास्ट वाला रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो तुम एंडोक्राइन पार्ट बोले, एंडोक्राइन पार्ट जो प्लेसेंटा करेगा ही, क्योंकि एचसीजी जो है वो टेम्पोरली जो है वो ट्रोफोब्लास्ट करेगा, लेकिन उसके बाद प्लेसेंटा जो है बहुत सारा हार्मोन निकलता है, जो सिर्फ जैसे तुमसे पूछा भी जाएगा प्रेगनेंसी हार्मोन हम लोग किसको किसको बोलते हैं,
ठीक है। तो उसमें एस्ट्रोजन आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है, एसपीजी आ जाता है, एसटीएस आ जाता है, एचसीएल आ जाता है 4-5, वो हम आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लेसेंटा के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो, तो प्लेसेंटा में क्या होता है समझना, ठीक है। फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, फिगर को समझना, ठीक। फिगर इसमें बहुत ज्यादा है। फीटस का हम सीधा जो है ना वो इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा तो बनेगा नहीं। उसके बाद ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद है ये कॉरियोनिक विली, और यहीं पे एक स्टार्ट है, इसको बोलते हैं यॉर्कसेक, यॉर्कसेक इलेक्ट्रॉइस। ये है अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखो सबसे पहले अटैच हुआ था, तो अटैच में हम ट्रोफोब्लास्ट में तुमको याद करो बताए थे, ट्रोफोब्लास्ट में बताए थे ना कि एमनियन, ठीक है, एमनियन और कॉरियन एंड प्लेसेंटा तीनों प्रेजेंट है उसमें होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो पहला लेयर तुमको दिख रहा है वो कॉरियन है, ठीक है। अब इसी से देखो, इसी से तुमको यहाँ पे एक आउट मतलब इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरियन विली। कॉरियन विली का काम होता है कि मदर के यूट्राइन वॉल से ये कनेक्ट हो जाएगा, आई मीन ये कनेक्ट है, अभी ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब
इसी कॉरियन विली से नीचे की तरफ आया है तीन ट्यूब है। एक ब्लू वाला जो बताया है वो एलेंटोस होता है, और एक ट्यूब है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो डायरेक्टली फीटस से क्या होता है वो कनेक्ट होता है। क्योंकि अगर क्योंकि कॉरियन विली और मदर के बीच में जो प्लेसेंटा और बेबी के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, पहले प्लेसेंटा के साथ, तो वो जो है कॉरियन विली के साथ होता है। आई मीन कॉरियन विली प्लेसेंटा दोनों अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद इस पार्ट से, अगर हम इसको पूरे पार्ट को प्लेसेंटा लिख ले रहे हैं, तो इस पूरे पार्ट से एक ट्यूब, एक वेसल्स रिलीज होता है, आई मीन वहां से जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो डायरेक्टली बेबी से कनेक्ट होता है, ठीक है। और यही कनेक्शन जो होता है, इसको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद जो है हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन एंड वेस्ट मटेरियल, तीन चीज है जो हमेशा एक्सचेंज होना चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, और न्यूट्रिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो रेस्पिरेटरी गैस मतलब O2 एंड CO2, O2 चाहिए उसको, और उसको रिलीज करना CO2। और दूसरा जो भी वो आई मीन उसके बॉडी में जो भी मैकेनिज्म है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिलीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन जो मेन चीज है वो एक्सचेंजिंग का काम करता है, वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर टू बेबी को कनेक्ट रखता है, लेकिन उस प्लेसेंटा से बेबी को कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें कोई इसमें यॉक सेक आई मीन इसमें यॉक तो होता नहीं है, इसका यॉक सेक बहुत ही क्योंकि इसमें यॉक सेक डेवलप है नहीं उतना, ठीक है। तो ये छोटा सा रूडिमेंट की तरह काम करता है, तो ज्यादा फंक्शनिंग है नहीं, ठीक है। हाँ, एलेंटवाइज का जो है एक तरह का फंक्शन है, कहने का मतलब एलेंटवाइज जो है एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल में ये हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे तो अम्बिलिकल कॉर्ड काफी है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में ही ब्लड वेसल्स वगैरह का जो है ना होता है, एक्सचेंजिंग का जो ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही करेगा। बाकी बात एमनियन जो अंदर में तुमको दिख रहा है, ये एमनियन जो अंदर में एक एमनियोटिक फ्लूइड भी रिलीज करता है, आई मीन बनाता है, ताकि डेवलपमेंट के टाइम पे फीटल को, आई मीन फीटस को प्रेशर से और उसको डेवलपमेंट में, एक तो प्रेशर करने का मतलब कि जैसे मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, होना चाहिए। अगर प्रेशर हो गया तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है डेवलपमेंट, इसीलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना, ठीक है। एक तो प्रेशर हो गया, किसी भी जर्क से वो एमनियोटिक फ्लूइड बचाता है, और दूसरा क्या होता है, बच्चा आई मीन फिटस जब डेवलप करता है तो उस टाइम पे वो एरिया को मॉइस्ट बना के रखने का काम यही है, एक तरह का न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, ठीक है। अब देखो ये जो यूट्राइन कैविटी एक कंप्लीट कॉरियन लेयर के अंदर के ये सारा पार्ट बताए। अब कॉरियन लेयर जो होता है, जो कॉरियोनिक विली बना है, ये ब्लैक वाला जो हम दिखा रहे हैं, ये कॉरियोनिक विली डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट है। जो म्यूकस क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस का क्या होता है, कवरिंग होता है जो प्लग करके रखता है, ठीक है। साथ साथ में प्लेसेंटा का जो हार्मोन है, तीन चार हार्मोन है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है, ऐसे रिलीज नहीं होगा फीमेल बॉडी में, ठीक है। वो चीज हम आगे बताते हैं, इसको नोट कर लो। इसमें कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अगर इसमें से दिक्कत है समझने में तो पूछ सकते हो। हो गया सर। हो गया ना।
हो गया सबका? यस सर। अब हम लोग इसमें जो इंडोक्राइन पार्ट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? मिटा दें? इसका फिगर एनसीईआरटी में भी होगा, तो एनसीईआरटी से भी अच्छे से करना, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट है हम लोग का जो इंडोक्राइन पार्ट है, आई मीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा क्या क्या रिलीज करता है, ये हम देखते हैं, ठीक है? प्लेसेंटा है सिक्रीट जो करता है वो सबसे फर्स्ट में करेगा HCG, ठीक है? जिसको ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है? दूसरा है HCS, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, नीचे लिख रहा है सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है? उसके अलावा ये एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज करता ही है, उसके बाद ये करेगा HPL, नेक्स्ट ये 30 HPL कहने का मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है? उसके बाद एक होता है रिलैक्सिन, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना जो चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि ये तुमको इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जैसे हम बताए तुम्हारा HCG क्या करेगा, सबसे फर्स्ट में हम HCG को ले रहे हैं, तो HCG क्या करेगा, तो ये मेंटेन करेगा किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, लिखते जाओ मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है? अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करना, जिसके कारण पूरा प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाए, पूरा पीरियड, ठीक है? अब देखो ये HCS है, तो ये है ये मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है? मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। HPL जो होता है प्लेसेंटल, HPL प्लेसेंटल जो है ये मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बट मिल्क का फॉर्मेशन तो आफ्टर बर्थ होता है, तो ये कहीं ना कहीं वहीं पे रिलीज होगा उसी टाइम पे, क्योंकि हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि फीमेल बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब बेबी का बर्थ होगा, तब तो बेबी का जब डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे वो हार्मोन, जब वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। यहाँ प्लेसेंटल लैक्टोजन कहने का मतलब प्लेसेंटा से जो लैक्टोजन मतलब ये होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, ठीक है? तो यहाँ जैसे लैक्टेशन बोलते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या सिक्रेशन ऑफ मिल्क, इस प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से प्लेसेंटल लैक्टोजन मिल्क के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये अभी काम नहीं करेगा, ये रिलीज करता है ताकि ब्लड में इसका लेवल मेंटेन रहे, उसका भी हम मैकेनिज्म बता देंगे कैसा होता है। रिलैक्सिन जो होता है ये एक्ट ऑफ बर्थ, जब बेबी फुल्ली तरह से डेवलप हो जाएगा, तो जो वो ब्रेकडाउन ऑफ बैग होता है, जो यूट्राइन बैग जो बोलते हैं उसको, ये मतलब एक्ट ऑफ बर्थ में ये कहीं ना कहीं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अब हमारे पास बता एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का समझ ही आ गया। एस्ट्रोजन के अलावा जैसे एस्ट्रोजन हम बोलते हैं, ठीक है? तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और सब कुछ और हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन एस्ट्रोजन वगैरह जो रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन, मेनली 3 हार्मोन, ये मैटरनल ब्लड को मेंटेन करता है, मैटरनल ब्लड
फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आई मीन मदर के ब्लड का फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है ना कि मदर में भी बहुत कुछ चेंजिंग आता है और बेबी में भी चेंजिंग वगैरह तो आते ही रहता है। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग, जो मेटाबॉलिज्म वगैरह में जो चेंजिंग होता है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन काम करता है। साथ साथ में उस टाइम पे ब्लड का फॉर्मेशन भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मिल के करता है। ऐसा प्रोजेस्टेरॉन का अलग फंक्शन लिखे, बट प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ये मिल के काम करता है। ठीक है, उसके उसके अलावा जैसे कॉर्टिसोल है, एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन में, जैसे प्रोलैक्टिन, ये सब जो कॉमन, आई मीन कॉमन कहते हैं इस टाइम पे जो हार्मोन, तो प्रेगनेंसी के टाइम बस ये काम करेगा। और दूसरा जो चेंजिंग जो बताए कि मदर बॉडी में जो चेंजिंग होता है, मेटाबॉलिक का चेंजिंग होता है, फिर बच्चे में जो चेंजिंग होता है, वो सब का मेंटेन का काम ये सब मिलजुल के काम करता है, मतलब। ठीक है, बाकी बात ये चारों अपना अलग अलग फंक्शन करेगा। HCG तुम्हारे सामने, HCS ह्यूमन क्रोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन कहने का मतलब है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएट करता है उस टाइम पे ज्यादा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कि मेमोरी ग्लैंड और ज्यादा डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, नॉर्मल क्या है, प्यूबर्टी के एज में हम लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे फीमेल बॉडी में ये ग्लैंड डेवलपमेंट करना स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन और ज्यादा डिफरेंशिएशन इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड में क्या है कि वो जो ग्लैंड है वो एल्वियोलाई ही एक तरह का मेमोरी ग्लैंड की तरह काम करता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन उस टाइम पे ज्यादा हो तो वो और ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होगा इस हार्मोन की वजह से, HCS। ठीक है, HPL मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऐसे तो प्रोलैक्टिन, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है, बट प्लेसेंटा में ही HPL उस टाइम से रिलीजिंग स्टार्ट होता है, जिसमें ब्लड में ये लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, रिलैक्सिन एक्ट ऑफ बर्थ आपका ये प्रोसेस है, इसको नोट कर लो। हो गया, इसको नोट कर लिए? हाँ सर। ठीक है, अब देखो अब इतना सब कुछ होने के बाद हम प्लेसेंटा वगैरह बन जाता है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान देना, जब एम्ब्रायनिक स्टेज में रहता है तो उस टाइम पे हम लोग को पता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, 3 जर्म लेयर का डेवलपमेंट होगा। और जब 3 जर्म लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है तो उस टाइम पे वो तीनों लेयर जो है, वो तीनों लेयर वो पूरे ऑर्गन एंड टिश्यू को बनाने का काम करता है। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं कि ये जो जर्म लेयर बनता है वो किस सेल, वो उसमें जो सेल होता है वो किस टाइप का सेल होता है? बताओ, उसमें किस टाइप का सेल होता है? आखिर हम लोग क्या बोलते हैं कि तीनों लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है उसके
ऑर्गन टिश्यू बनाने में, ठीक है। तो ये बता सकते हो कि उसमें कौन किस टाइप का सेल प्रेजेंट है जो तीनों लेयर को वो बनाता है, तीनों लेयर जो है, आई मीन एक सेकंड, इसको नोट कर लिए ना, मिटा देते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम बोले कि एक लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर बना दिया, ठीक है। तो तुम लोग पढ़े भी होगे कि इसमें सेल प्रेजेंट होता है इस तरह का, याद करो 11th में किंगडम में दिखाया गया था, इस तरह का 3 लेयर का होता है जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो आखिर ये जो लेयर होता है इसमें सेल होता है, तो इस सेल को कौन सा सेल बोलते हैं, ये पूछना चाह रहे थे। कुछ तो होगा उसका नाम ना। पता नहीं सर, बता दीजिए। अरे स्टेम सेल। तुम लोग को हम उसी दिन बताए थे स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो ऑर्गन को रीजनरेट कर सकता है। तो जब वो बना सकता है तब ना रीजनरेट करेगा, ठीक है। हाँ सर। तो देखो कोई भी एनिमल है, अगर उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी है तो समझ लो उसका स्टेम सेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें स्टेम सेल होता है। तो जो तीनों लेयर बनता है वो एक तो इंडोनेजो, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो वे तीनों लेयर हम लोग का काम आता है। और वो तीनों लेयर में स्टेम सेल का कवरिंग होता है, आई मीन स्टेम सेल कंटेन करता है, जिसके कारण वो सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हो कि वो तीनों लेयर क्या क्या बनाता है, तो सबका अपना अपना है, वो तो पढ़ना है नहीं। जैसे एक तो इंडो एंड मेजो, ठीक है। तो एक कॉमन सा चीज याद रखना कि इक्टोडर्म जो होता है, जितना भी ऊपर चीज दिखता है, जैसे स्किन हो गया, गम्स हो गया, चिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आइरिस बोल सकते हैं, टिम्पैनियम मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ये इक्टोडर्म बनाता है। मेसोडर्म में किडनी है, बोन है, कार्टिलेज है, तो ये सब है। और इसमें इंडोडर्म में जो होता है वो कह सकते हैं ग्लैंड्स वगैरह जो है वो सबसे ज्यादा इंडोडर्म बनाता है। तो उसका डेरिवेटिव हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस याद रखना कि 3 लेयर होता है, और वो 3 लेयर जो होता है वो पूरा बॉडी का हर एक सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को बनाने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब हम लोग का एक लास्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन पढ़ेंगे, लैक्टेशन पढ़ेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो पार्चुरेशन क्या होता है बताओ, बताओ। देखो पार्चुरेशन कहने का मतलब हो गया कि एक्ट ऑफ बर्थ जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, सबसे फर्स्ट में पार्चुरेशन हम जैसे ही लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई भी एनिमल हो या फिर ह्यूमन का हम जो बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में क्या होता है कि जो बेबी डेवलप हो गया, फुल्ली डेवलप हो गया, फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद वो एक रिफ्लेक्स एक्शन रिलीज करता है, जिसको फोइटल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, फोइटल रिफ्लेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही बेबी, ठीक है, वो फुल्ली मैच्योर होगा, जैसे ही फुल्ली मैच्योर होगा, ठीक है, तो ये जो है जैसे मैच्योर हो जाएगा तो ये फीटल रिफ्लेक्शन, फोइटस के थ्रू एक रिफ्लेक्शन होता है, फीटल जो डेवलपमेंट उसके थ्रू एक रिफ्लेक्शन है, जो कि डायरेक्टली हमारा ब्रेन का इंडोक्राइन ग्लैंड जो बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है, वहां से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जैसे ऑक्सीटोसिन होगा, ये ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली कहाँ पे वर्क करता है बताओ, कहाँ पे वर्क करेगा, अरे यूट्राइन वॉल पे, ठीक है। जैसे मान लो ये है, मान लो ये है, तो यूट्राइन वॉल ये है ना, तो यहाँ पे तो स्मूथ मसल्स होता है, यहाँ पे जो है एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो हम लोग बोलते हैं लेबर पेन, ठीक है, लेबर पेन होगा। उसके पहले जैसे ही ये फिटल रिफ्लेक्शन होता है, ये जैसे ही स्टेज्ड होगा, तो यहाँ पे जो म्यूकस लेयर है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है।
ब्रेक कर गया और यहाँ से फ्लूइड रिलीज होना स्टार्ट, ठीक है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का साइन होता है कि हाँ अब बेबी बाहर आने वाला है, वो मेच्योर हो चुका है। देखो अगर तुमसे पूछे साइन क्या साइन है, आई मीन फुल्ली मेच्योर बेबी का साइन क्या होता है, तो साइन वही है कि ये जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, और फ्लूइड बाहर रिलीज होगा, तो ये एक तरह का साइन होता है कि हाँ अब बेबी बाहर आने वाला। जरूरी नहीं कि सबको लेबर पेन हो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का एक्शन हो सकता है वहां पे कम हो, उतना ज्यादा स्टेट नहीं कर, उतना ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए, जिससे लेबर पेन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो लेबर पेन होगा और ये स्ट्रेस्ड होगा, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स का में भी मस्कुलर वॉल है, वो भी वॉल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये बर्थ कैनाल का फॉर्म करता है और इसके थ्रू ये बेबी बाहर निकल जाएगा। यही है तुम्हारा पार्चुरेशन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का तो काम है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स, जिसको हम लोग लेबर पेन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रिलैक्सिन, ठीक है। अब रिलैक्सिन क्या है, तो हम बताए थे रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ रिलीज होता है, ये भी ध्यान रखना। रिलैक्सिन क्या होता है कि जो प्यूबिक रीजन होता है वो रीजन को वो और ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्यूबिक रीजन करने का मतलब कि जैसे मान लो ये हमारा सर्विक्स हो गया, सर्विक्स का वेजाइना, वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटल रीजन, जो ये जो ट्यूब है, आई मीन जो एक तरह का कैनाल है, ये यहाँ पे और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल होगा नहीं इतना तो वो एक तरह का पाथ ही नहीं बना पाएगा। कभी कभी केस तुम लोग फ्यूचर में देखोगे, कभी कभी क्या होता है ना कि बेबी बाहर निकलते निकलते बीच में ही रुक जाता है, क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो पाता, जो कि रिलैक्सिन उसको प्रोवाइड करता है। और फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो वो और ज्यादा उसको कॉन्टेक्ट करेगा, कैनाल बनाएगा, और फिर जो बर्थ कैनाल बोलते हैं वो बनाएगा, फिर वो बाहर आ जाएगा। बस इसमें यही है। तो एक पहला तो काम है ऑक्सीटोसिन का और दूसरा काम है रिलैक्सिन का, ठीक है, बस यही है इसमें। पार्चुरेशन में बस मेनली ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन का फंक्शन है, तो ध्यान देना। रिलैक्सिन जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्यूबिक सिंथेसिस और लिगामेंट वगैरह को करता है, और दूसरा जो ऑक्सीटोसिन बताया वो लेबर पेन करेगा, और ऑक्सीटोसिन तभी होगा जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन, आई मीन फीटल रिफ्लेक्शन होगा, तभी वो करेगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा लैक्टेशन, ठीक है। तो लैक्टेशन का मतलब ही है कि कहने का लैक्टेशन का मतलब होता है कि क्या बोले, मिल्क का प्रोडक्शन को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट आई मीन फीमेल जब बेबी को बर्थ हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। एक और चीज ध्यान रखना, हम इसके पहले प्लेसेंटा में तुम लोग को हम बताए थे कि प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, उसके पहले हम बताते HCS जो बताए थे, ठीक है। तो उसमें क्या बताए थे HCS में कि मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो लैक्टेशन के लिए जो है वो तो डिफरेंशिएशन वर्क करेगा ही, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं करेगा तो मेमोरी ग्लैंड जो डेवलप नहीं हुआ तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जब लैक्टेशन की बात आती है तो मेन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि वो मिल्क के प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा। जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया तो वो क्या करेगा कि ब्लड में ऑलरेडी ये हार्मोन है, वो चला जाएगा कहाँ, ब्रेन में, ब्रेन से वो फिर स्टिमुलेट होके चला जाएगा मिल्क आई मीन मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड में वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। प्रोडक्शन वो स्टार्ट करेगा लेकिन इजेक्शन कोई और करेगा, ठीक है। तो लैक्टेशन में क्या बताया कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका काम है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का, लेकिन इजेक्शन कोई और करेगा। मिल्क के इजेक्शन के लिए कोई और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि याद करो जो हम बताए थे कि उसमें डक्ट बनाए थे, लैक्टिफेरस डक्ट। तो लैक्टिफेरस डक्ट पे कोई और हार्मोन एक्ट करता है तभी वो इजेक्ट हो पाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान सुना, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन एंड मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन में वो हेल्प करता है, लेकिन वो इजेक्शन में हेल्प नहीं करेगा। तो इजेक्शन में कौन हेल्प करेगा? तो वहां पे ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है उसके इजेक्शन में। बस यही है, लैक्टेशन में बस एक हार्मोन काम करेगा, वो है तुम्हारा प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन में एक हार्मोन काम करेगा, वो है ऑक्सीटोसिन। बस ये चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया, अब इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें एक और चीज बता देते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये सुनने को तुम लोग को मिलेगा कि मदर को मिल्क नहीं हो रहा है। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं कि मदर को मिल्क नहीं होता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है ना कि मिल्क का प्रोडक्शन है, बस कम अमाउंट में होता है ना, तो वो जो है वो इजेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन कैसे वर्क करता है समझो, क्योंकि देखो ऑक्सीटोसिन तो हमेशा निकलेगा नहीं। मेनली क्या है कि प्रेगनेंसी जब बर्थ के टाइम पे निकलता है, लेकिन नॉर्मल जब बेबी का डेवलपमेंट एक बार हो जाता है, तो सॉरी बेबी का बर्थ हो जाता है, तो जितने साल तक, मान लो साल, 1.5 साल, 2 साल तक मान लो वो माँ का दूध पी रहा है, मदर मिल्क को इनटेक कर रहा है, तो उस टाइम पे वो काम कैसे करता है। तो इसका जो फंक्शनिंग है ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। होता क्या है कि मिल्क का प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि ब्लड में प्रोलैक्टिन बनता ही रहता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही बेबी सकिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, सकिंग स्टार्ट करेगा तो वहां पे आई मीन इजैक्युलेटरी डक्ट के पास जो नर्व होता है, नर्व वो डायरेक्टली चला जाता है ब्रेन पे। ब्रेन पे वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करता है, और वो रिफ्लेक्स एक्शन होने से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, डायरेक्टली एक्ट कर जाता है इस डक्ट पे, और वो इजेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बस यही है, इजेक्शन ऑफ मिल्क प्रोसेस में यही होता है। ठीक है, कि जब तक बेबी सक नहीं करेगा तब तक ऑक्सीटोसिन अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फीमेल में मान लिया किसी बच्चे को दूध नहीं आ रहा है, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ही सकिंग कराते रहने से ना वो ऑलरेडी मतलब इजेक्ट होने लगता है। ठीक है, बस यही है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। एक और चीज है इसमें बचा हुआ, वो तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है ना, कि फीटल का जो डेवलपमेंट होता है वो हर एक स्टेज में कुछ कुछ अलग है। कि जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट मंथ में हर्ट बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जो बोलते हैं हम लोग 12 वीक बोलेंगे, या तो 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, जैसे डिजीज वगैरह कब होता है, हेयर वगैरह हो जाए, 5वां महीना में हेयर डिजीज वगैरह आने लगता है, आईलेसेस वगैरह। ठीक है, लेकिन सबसे फास्ट जो है 1 मंथ में ही हार्ट बन जाता है। ठीक है, बेबी का हार्ट बन जाएगा, जिसको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ ये फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, उसको तुम लोग पढ़ के उसको देख लेना कि किस मंथ में क्या है। ट्राइमेस्टर को ध्यान रखना, क्योंकि ट्राइमेस्टर वहाँ यूज हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक या 3 मंथ। ठीक है, बस यही है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले तुम लोग इसमें देख लेना, और कुछ अगर वैसा तुम लोग को लगे जो नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रम इज मतलब मिल्क में प्रेजेंट है, जो एक तरह का येलोइश पार्ट होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम होगा एनसीईआरटी में। कोलेस्ट्रम जो है एक तरह का एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, और वो एंटीबॉडी एलर्जी के लिए होता है। जैसे मान लिया इन्फेक्शन, जैसे मान लो बोलते हैं ना कि बेबी को जन्म के तुरंत आधे घंटा के बाद में उसको मदर मिल्क देना ही देना, क्योंकि जो मिल्क के साथ फर्स्ट मदर मिल्क है वो कभी भी व्हाइट नहीं होता है, वो येलोइश में एकदम गाढ़ा पीला दूध होता है, बोलते हैं हम लोग येलो, क्रीम कलर में होता है, क्रीम कलर में। और वो जो गाढ़ा येलो होता है ना, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि उसको एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग स्लोगन सुने होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग, बोलता है ना, या फर्स्ट मदर मिल्क इज मतलब एक तरह का उसको अमृत बोला गया है। रीजन वही है क्योंकि वो एंटी एलर्जी एंटीबॉडी वहां पे दे देंगे, डायरेक्टली पैसिव इम्यूनिटी है। हम लोग पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में जो पैसिव इम्यूनिटी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का एंटीबॉडी है, वो मिल्क के थ्रू ही जाता है, और वो फर्स्ट मदर मिल्क में ही होता है, तो उसको एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो एंटी एलर्जी करने मतलब हर एक इन्फेक्शन से एलर्जी से उसको बताता है। ठीक है, क्योंकि देखो मेन एक चीज है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो
मदर मिल्क होता है 6 महीना जो बेबी को दिया जाता है, कि बोला जाता है कि बिना कुछ भी हम नहीं देते, सिर्फ पानी सिर्फ माँ का दूध पीना है, हम लोग ऐसा सलाह करते हैं, देते हैं। तो उसका रीजन है, ठीक है, कि उस टाइम पे उसको इम्यून सिस्टम वगैरह जो भी है, जो भी उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है, सबसे हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू मदर मिल्क ही है। अब देखो इसी के अलावा हम लोग एक और चीज देखते हैं कि मदर मिल्क के ही एक मतलब सेम बोलता है, अगर किसी फीमेल को नहीं दूध बना, मान लो नहीं दूध बन रहा है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश किया, तो बोलता है गाय का दूध देने के लिए। एक्चुअली काउ मिल्क, ओरिजिनल काउ का मिल्क, अब पता नहीं ये सुधा दूध वगैरह क्या है ये नहीं पता, या फिर जो भी जर्सी का है ये सब चीज तो नहीं पता, बट जो ओरिजिनल जो देसी गाय का जो मिल्क होता है और मदर मिल्क, दोनों का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर माँ का दूध नहीं तो गाय का दूध दीजिए, यही रीजन होता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं, और कोई बात नहीं। ठीक है, बस काउ के मिल्क में यही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं मिलेगा, और मदर के मिल्क में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाते रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सबसे मेन चीज है कि जैसे बेबी का जन्म हुआ आधे घंटे के अंदर में उसको पोलियो का ड्रॉप पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। कहीं भी ऐसा होता है अगर नहीं पिलाएगा तो जरूर पिलवा देना, ताकि, क्योंकि सबसे जो पीक है, आई मीन पोलियो वायरस अटैक करने का जो सबसे पीक टाइमिंग है, वही स्टेज होता है, जन्म के तुरंत बाद ही हो जाता है ये सब चीज। अगर पिला दिए तो 100% उसका क्योर है, ये तो सब जान रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो यही चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कुछ